गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में अपन ने एक चर निकाय मोनो कंपोनेंट सिस्टम के अंदर वाटर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अपन ने दो कर्व की बात की थी। तीसरा कर्व है अपना कर्व ओसी। ठीक है, कर्व ओसी देख लेते हैं एक बार कौन सा है। ओ सी देखिए, ठीक है, ओ सी। अब इसके बारे में क्या है कि देखते हैं कि यह वक्र ठोस ध्रुव साम्य प्रदर्शित करता है। ठीक है, अतः इसे बर्फ का गलन वक्र या संगलन वक्र कहते हैं। ठीक है, मतलब बर्फ है जो कि लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इस वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर दो प्रावस्थाएं उपस्थित रहती है। अगर इस कर्व के अंदर कोई भी अपन एक पॉइंट नोट ले लें तो उस पॉइंट के ऊपर दो स्टेट रहेगी, दो फेजेस रहेगी। ठीक है, अर्थात एक चर निकाय होगा। बर्फ के गलनांक वक्र का झुकाव ये प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। अब है वक्र ओ ए डैश, जो कि सेडिमेंटेशन कर्व के अंदर था। इसे अति शीतलन द्रव कहते हैं, आइसो ठीक है, आइसोकूल्ड लिक्विड। ठीक है, यहाँ जल द्रव दो प्रावस्थाएं हैं, परंतु जल मित स्थायी अवस्था में है। और ए डैश की बात करें अपन, जो सेडिमेंटेशन कर्व के अंदर अपन ने भी देखा था, ओ ए डैश देखिए, ये ओ ए डैश है सेडिमेंटेशन कर्व में। यहाँ पर जो द्रव है वो अति शीतल अवस्था में रहता है। ठीक है, जो और अनस्टेबल फॉर्म में होगा। अब है वक्रों के घिरे क्षेत्र। सेकंड पोर्शन है इसका, कौन कौन से क्षेत्र होंगे। पहला है वक्र ओबी ओसी तथा दाब अक्ष से घिरा बीओसी क्षेत्र। बीओसी क्षेत्र की बात करेंगे पहले अपन। ठीक है, इस क्षेत्र में एक प्रावस्था बर्फ है। ठीक है, मतलब पी ए केवल एक स्टेट रहेगी इस क्षेत्र के अंदर। बीओसी की बात करें तो फेज कौन सी, केवल सॉलिड ही है। ठीक है, तो पी बराबर एक, कंपोनेंट ऑलरेडी एक है, फेज जोल कितना आ जाएगा अप्लाई करेंगे तो बराबर 2 आ जाएगा। इस क्षेत्र में तंत्र को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए ताप तथा दाब दोनों को निश्चित करना आवश्यक है। ठीक है, मतलब ऊपर वाले एक चर निकाय के लिए अगर याद अपन टेम्परेचर या प्रेशर में से एक को कांस्टेंट करके दूसरे को फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने को अगर सोल बीओसी क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर अगर उसकी पदार्थ की व्यवस्था ज्ञात करनी है, फेज ज्ञात करनी है, तो दोनों ताप और दाब दोनों को निश्चित करना आवश्यक होगा। ठीक है, अब है वक्र ओ ए ओ बी तथा दाब अक्ष से घिरा एओबी क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में केवल एक प्रावस्था वाष्प है, अतः इस क्षेत्र में तंत्र को व्यक्त करने के लिए ताप और दाब दोनों की आवश्यकता होगी। तो ये बराबर यहाँ भी 2 हो गया। ठीक है, तीसरा है अपना एओसी क्षेत्र। ठीक है, इसमें केवल एक प्रावस्था जल है, यह इसके लिए भी है 2 हो जाएगा, तथा अभिव्यक्त करने के लिए ताप और दाब दोनों की आवश्यकता होती है। अब अपन दो तीनों क्षेत्र एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा था। ये था एओसी क्षेत्र जिसमें केवल लिक्विड है। ठीक है, एक था बीओसी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा था ठीक है, ये देख लीजिए, एक में वाटर को ओनली वाटर है, एक में सॉलिड और एक में लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है क्षेत्रों की सार्थकता। क्षेत्रों की सार्थकता समझने के लिए बिंदु स्मॉल ए वक्र ओसी पर लेते हैं। इस बिंदु पर बर्फ तथा जल दोनों प्रावस्था साम्य अवस्था में है। यदि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाता है तो बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार स्थिर दाब पर ताप कम किया जाए तो जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर अपन क्षेत्र अगर जितने भी अपन एरिया माने हैं, अगर उनको सत्यापित करना है तो क्या है कि कोई भी बिंदु स्मॉल ए बिंदु लिया है अपन ने वक्र ओसी पर। ठीक है, अगर उस बिंदु के ऊपर अगर अपन दो प्रावस्था साम्य अवस्था में होगी। ठीक है, यदि अपन स्थिर दाब पर ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर उसी बिंदु पर अगर अपन प्रेशर को फिक्स करके, ठीक है, अब अगर प्रेशर फिक्स करके टेम्परेचर बढ़ाएं तो बर्फ पिघल कर जल में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यदि स्थिर दाब पर ताप को कम करें तो जल है बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यदि स्थिर ताप पर दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ जल में बदल जाता है। और
यदि दाब कम किया जाता है तो जल बर्फ में बदल जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ट्रिपलेट बिंदु, ठीक है। प्रवस्थ आरेख में जो सेंटर में अपन ने देखा था ट्रिपलेट बिंदु ओ, ठीक है। प्रवस्थ आरेख में ओ एक ऐसा बिंदु है जहाँ तीनों वक्र मिलते हैं, बर्फ, जल और वाष्प, ठीक है। ट्रिपलेट बिंदु के ऊपर तीनों पॉइंट मौजूद थे, तीनों ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, उसके ऊपर तीनों स्टेज प्रेजेंट होगी, मतलब वहाँ पर जो जल है तीनों प्रावस्था के अंदर मौजूद रहेगा, बर्फ में भी रहेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो फेज कितनी हो गई? 3। कंपोनेंट ऑलरेडी एक है, तो एफ क्या हो जाएगा? 0। मतलब इस बिंदु पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हैं, अर्थात तंत्र अचर है, ठीक है। इस बिंदु पर तंत्र को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए ताप व दाब किसी के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसके मान स्वयं निर्धारित हैं, जो कि क्रम से 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 4.58 प्रेशर है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ये तीनों प्रावस्थाएं केवल एक ताप, कौन सा है? 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक दाब 4.58 पर साम्य अवस्था में रह सकती है। इसमें से किसी एक का परिवर्तन करने मात्र से ही एक या दो प्रावस्था समाप्त हो सकती है, ठीक है। मतलब ट्रिपलेट पॉइंट हैं जो कि एक फिक्स टेम्परेचर पर और एक फिक्स प्रेशर पर ही हमें फाइंड आउट होता है, जो कि जहाँ पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में रहती हैं। अगर टेम्परेचर और प्रेशर में से कोई भी एक फैक्टर को अगर अपन चेंज कर दें, ठीक है, ताप को घटा दे बढ़ा दे या दाब को घटा दे या बढ़ा दे, तो एक या दो प्रावस्थाएं हैं जो कि समाप्त हो जाती हैं। अब है मित स्थायी साम्य, चौथा पॉइंट है इसका। जब जल को ठंडा किया जाता है तो इसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है और वक्र ए ओ प्राप्त होता है, ठीक है। वक्र पर बिंदु ओ पर जल का बर्फ में परिवर्तन प्रारंभ हो जाना चाहिए, ठीक है। परंतु कभी कभी ताप जमाव बिंदु से नीचे हो जाने पर भी बर्फ बनना प्रारंभ नहीं होता, ठीक है। मोस्टली तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर, बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो लिक्विड है वो 0 डिग्री से नीचे जाने पर भी, ठीक है, मतलब आइसिंग पॉइंट के नीचे जाने, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाने पर भी वह बर्फ के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। ताप जमा बिंदु से नीचे जाने जाने पर भी बर्फ बनना प्रारंभ नहीं होता और जल द्रव अवस्था में ही रहता है। ये जल का अति शीतलन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार वक्र ओ ए डैश प्राप्त होता है, जो कि वक्र ओ ए का ही विस्तार है, ठीक है। वक्र ओ ए डैश पर जल और वाष्प दो प्रावस्थाएं हैं, परंतु जल मृत स्थायी अवस्था में है। जैसे ही बर्फ का एक छोटा टुकड़ा इसमें डाला जाता है तो संपूर्ण जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ओ ए डैश वक्र ओबी वक्र के ऊपर होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि एक निश्चित ताप पर मृत स्थायी साम्य का वाष्प दाब स्थायी के वाष्प दाब से अधिक होता है, ठीक है। सेकंड अपना है सल्फर सिस्टम, ठीक है। वाटर के अंदर तीन प्रावस्थाएं थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अपन सल्फर सिस्टम की बात करें तो अपन यहाँ पर इसके अंदर चार प्रावस्थाएं, चार फेजेस देखते हैं। कौन कौन सी हैं? मोनोक्लिनिकल सल्फर है, मतलब एकंताक्ष, विषम लंबाक्ष, द्रव सल्फर और गैसियस सल्फर, ठीक है। गंधक के सल्फर के दो क्रिस्टलीय प्ररूप होते हैं। दोनों रूपों में गंधक क्रिस्टलीय अवस्था में होता है। एक तो है एकंताक्ष जिसे अपन मोनोक्लिनिकल सल्फर कहते हैं और दूसरा है विषम लंबाक्ष जिसे अपन रोम्बिक सल्फर कहते हैं। रोम्बिक या एकंताक्ष 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर साम्य अवस्था में रहते हैं, ठीक है। जो मतलब दोनों अपरूप स्टेज है, ठीक है, सल्फर की, वो किस पर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर या फिर संक्रमण ताप। एक वायुमंडलीय दाब, इनका संक्रमण ताप 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 1 एटीएम, और एक मतलब प्रेशर तो होगा 1 एटीएम,
ठीक है, और टेम्परेचर हो गया इसका, संक्रमण ताप हो गया 95.6, ठीक है। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे विषम लंबाक्ष तथा उससे नीचे एकांताक्ष स्थायी होगा, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब पर विषम लंबाक्ष गंधक का गलनांक, एक वायुमंडलीय दाब पर विषम लंबाक्ष गंधक का गलनांक 144 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा एकांताक्ष गंधक का गलनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब द्रव गंधक को गर्म किया जाता है तो लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव उबलने लगता है तो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार गंधक की 4 प्रावस्थाओं में 2 ठोस, 1 द्रव और 1 गैस होती है, ठीक है। सल्फर की कितनी फेजेज हो जाएगी? 2 तो सॉलिड हो जाएगी, 1 लिक्विड और 1 गैस, ठीक है। अब जो 2 सॉलिड हैं उनकी नेचर भी अलग अलग होगी, उनके एमपी और बीपी भी अलग अलग होंगे, ठीक है। पहली है विषम लंबाक्ष, एकांताक्ष, द्रव सल्फर और वाष्प सल्फर। इस तंत्र की प्रत्येक अवस्था को प्रदर्शित करने वाला अवयव सल्फर है, ठीक है। अतः यह तंत्र एक घटक तंत्र है। यदि प्रावस्था का मान P बराबर 4 हो तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? -1, ठीक है। मतलब फेजेज 4 हो रही है तो फ्रीडम और डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 होगी। अतः उपयुक्त चारों प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में नहीं रह सकती, इसलिए चारों प्रावस्थाओं में से केवल 3 प्रावस्थाएं ही एक साथ साम्य में रह सकती हैं, क्योंकि एक घटक तंत्र में साम्य में रहने वाली अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 फेजेज हैं, ठीक है। अब अपन वाटर के सिस्टम की बात करें तो अपन ने एक ट्रिपलेट पॉइंट देखा था, ठीक है, जहाँ पर तीनों ही जो फेजेज हैं वो कि एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में थी, ठीक है। लेकिन अगर सल्फर सिस्टम की बात करें, इसके अंदर 4 फेजेज हैं, ठीक है। लेकिन 4 फेजेज में से इसके अंदर केवल 3 प्रावस्थाएं ही एक टाइम के अंदर साम्य अवस्था में रह सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अधिकतम प्रावस्थाओं की जो संख्या होती है, जो साम्य अवस्था में रह सकती हैं, कितनी होती है? केवल 3 होती हैं, ठीक है। मतलब एक टाइम के अंदर कोई भी 3 प्रावस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्य में रह सकती हैं, 4 प्रावस्थाएं कभी भी एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में नहीं रहेगी। अब इसका है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ अच्छी तरह देख लेना। इसके ग्राफ के जो एरियाज़ हैं वो अपन अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट के ऊपर और कौन से प्रेसेस के ऊपर ये जो सल्फर सिस्टम है किस तरीके से फंक्शंस करता है। थैंक यू सो मच।